छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम आपके साथ और मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज हम बात करेंगे रामकाज पर कांग्रेस के ऐतराज। जी हां, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कांग्रेस को मिला लेकिन ठुकरा दिया। बीजेपी के नेता राम का नाम लेते नहीं कि कांग्रेस के नेता भड़क जाते हैं और कहते हैं कि राम को बीजेपी राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बार बार सियासी पिच पर राम का नाम लेकर आ जाते हैं कांग्रेस और कहती है कि राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आखिरकार राम का नाम लेने पर ऐतराज क्यों है? राम के जिक्र से ही क्यों बिफर जाता है विपक्ष? मध्य प्रदेश की महा डिबेट में आज करेंगे इसी पर बात। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया। जी हां, 1 महीना हो गया है सत्ता में आए हुए। 1 महीने में क्या कुछ किया, इसको लेकर रिपोर्ट कार्ड सामने रख दिया मोहन सरकार ने। लेकिन रिपोर्ट कार्ड में जिक्र कर दिया राम राज्य का और इसी पर भड़क गई कांग्रेस। कहा कि अगर अब राम राज्य आया है बीते 1 महीने में, तो अब तक इतने सालों से मध्य प्रदेश में क्या था? एमपी की मोहन यादव सरकार ने 1 महीना पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया और रिपोर्ट कार्ड पेश होते ही शुरू हो गई सियासत। विपक्ष को ऐतराज रिपोर्ट कार्ड पर नहीं, रिपोर्ट कार्ड के टैगलाइन पर है। सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए टैगलाइन जारी किया है, राम राज्य बनेगा हमारी पहचान, मोदी जी की गारंटी का परिणाम। विपक्ष को राम राज्य वाली बात से ऐतराज है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, पूछ रही है कि अगर 1 महीने में राम राज्य आ गया है तो अब तक क्या था? कांग्रेस का कहना है कि जब जब चुनाव आते हैं बीजेपी राम और राम राज्य की बात करने लगती है। राम बीजेपी के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। कांग्रेस का यह भी आरोप है कि विधानसभा चुनाव की ही तरह लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी फिर राम के नाम का इस्तेमाल कर रही है। जो सरकार या जो विचारधारा विकसित संकल्प भारत यात्रा निकाल रही है, उससे ज्यादा शर्म क्या हो सकती है कि 1 अरब 40 लाख करोड़ के देश में 85 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज दिया जा रहा है। तो आप इसे समझ जाइए कि जब देश की आधी आबादी सरकार मुफ्त अनाज के रूप में यह दर्शा रही कि गरीब है, तो कौन सा आत्मनिर्भर भारत हुआ है? तो अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हों या मोहन यादव जी हों। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि सुशासन और सुराज ही राम राज्य है और बीजेपी ने इसे स्थापित किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राम राज्य छूट गया था, जिसे बीजेपी स्थापित कर चुकी है। नया विषय नहीं, हमारी संविधान की मूल प्रति पर भी है। पर ये जो नेहरू की कांग्रेस थी, उसने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस देश को राम से दूर करने का जो प्रयास किया, अब सारे षड्यंत्र दूर हो रहे हैं और मोदी जी के डबल इंजन की सरकारों में राम राज्य की जो कल्पना है वो साकार हो रही है। राम के आदर्शों पर देश चले, ये तो हर भारतीय का सपना है। खुद गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना की थी। लेकिन जब बीजेपी रामकाज करती है, राम राज्य की बात करती है, तो विपक्ष को ऐतराज होता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण तक ठुकरा चुकी विपक्ष एक बार फिर से हमलावर है। अब सवाल तो उठेगा ही, बीजेपी के राम काज से विपक्ष क्यों नाराज? क्या राम पर सियासत विपक्ष की आदत बन चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आखिरकार राम के नाम से ऐतराज क्यों है? राम राज के जिक्र से क्या आपत्ति है? आखिर परेशानी क्या है? और अगर परेशानी है तो उसे बताएं और फिर राजनीति में लाने का जो आरोप लगाया जाता है वो क्यों, उसका जवाब दिया जाए। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक है बीजेपी के आशीष शर्मा, प्रदेश महामंत्री है कांग्रेस के अमित शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं अयोध्या से एक खास गेस्ट नीति शर्मा जी, बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीति जी, पहला सवाल मेरा आपसे यही है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन सरकार ने 1 महीने का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और बताया कि राम राज्य ही हमारी पहचान है, लेकिन कांग्रेस को ऐतराज है
कि अगर 1 महीने में राम राज आ गया तो बीते सालों में क्या था? देखिए, रोम वालों को राम से एतराज होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि उनके जीन्स में डीएनए में वो चीज नहीं है। इस समय 1951 में आप समझिए कि ये मंदिर बनना कब चाहिए था? जब आजादी मिली थी देश में 1947 में, जब हम मुगलों के उस आक्रमणकारी काल से बाहर निकले, अंग्रेजों के हम आजाद हुए, तो ये मंदिर का निर्माण 1947 में होना चाहिए, लेकिन तब नहीं हुआ। केवल वोट की पुष्टिकरण के खातिर इन्होंने इस मंदिर का प्रांगण कभी भी पुनः जीवित नहीं होने पाए। और यही काम इतिहास में, कांग्रेस का इतिहास में कहता है कि 1951 में जब शिवनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, तब उस समय के हमारे जो प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र प्रसाद के मुंशी जी यहाँ तक सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कार्यक्रम में गए, लेकिन नेहरू जी ने ये बोला कि ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है, सेक्युलरिज्म के लिए अच्छा नहीं है। किस तरीके से कम्युनलिज्म को सेक्युलरिज्म की आड़ में इन्होंने पहचाना, क्योंकि आप देखिए कि जब से ये लोग आए सत्ता में, तो एक जो संसाधन है देश के, पहले संसाधन केवल माइनॉरिटी के साथ करेंगे। लेकिन कभी स्तर पर पढ़ना कि आप भी यहाँ पर हैं, आज रामलला की जो पोशाकें हैं वो एक मुस्लिम परिवार बनाता है। यहाँ पे आज अगर रामलला का मंदिर बन रहा है तो 360 डिग्री की जो सरयू की विकास की नदियां बह रही है, उसका लाभ सारे अयोध्यावासी को मिल रहा है, चाहे वो मुसलमान। बिल्कुल, जब विकास जब पहुंच रहा है, ये कहा जाता रहा है कि विकास पहुंच रहा है, योजनाएं पहुंच रही हैं, तो ये देखा नहीं जा रहा कि वो सामने वाला शख्स किस धर्म से, किस संप्रदाय से है, किस पंथ से है। आशीष जी, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि बीते 18.5 साल तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रही ना, तो अब 1 महीने में कैसा राम राज आ गया और पहले क्या था? देखिए, राम राज्य का मतलब ही यही है, शांति हो, प्रजा में सुख हो, समृद्धि हो, सभी लोग प्रसन्न हो, आपस में शांति हो, भाईचारा हो। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन और गरीबों के कल्याण की योजनाओं के लिए जानी जाती रही है, और पिछले 18 वर्षों से भी मध्य प्रदेश में राम राज्य था। भारतीय जनता पार्टी राम राज्य की अवधारणा को साकार रूप से धरातल पर उतारना चाहती है, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, राम राज्य से तात्पर्य किसी धार्मिक राज्य व्यवस्था से नहीं है। राम राज्य से तात्पर्य दैहिक, देविक, भौतिक सब तरह की शांति से है। और इसलिए मध्य प्रदेश में यदि गरीबों के कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, आपराधिक तत्वों का दमन किया जा रहा है, और यदि विकास को लेकर जो आम आदमी की आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के रोड मैप पर काम किया जा रहा है, राम वनगमन पथ के लिए कार्रवाई की जा रही है, गौवंश के संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है, तो यही राम राज्य की अवधारणा है। इस समय न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी सनातन को मानने वाले हैं, वो सब अयोध्या के 22 तारीख के उत्सव के लिए न सिर्फ तैयारियां कर रहे हैं, बल्कि 22 तारीख के दिन जब रामलला वहां पर प्रतिष्ठित होंगे, उस दिन एक अलग ही तरह का वातावरण पूरे विश्व में बनेगा। जोर शोर से ऐतराज जताया गया है। कांग्रेस ऐतराज जताती रही है, जताती रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश की आम जनता। अरे आशीष जी, आप ही के भाई हैं अमित शर्मा जी, कांग्रेस से है, लेकिन राम के बिना सवाल मेरा अमित जी से था। सवाल मेरा अमित जी से था। अमित जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरा सवाल ये है कि आपको बीजेपी की मोहन सरकार के रिपोर्ट कार्ड में किस बात से ऐतराज है? बीजेपी की मोहन सरकार से किसी बात पर ऐतराज मुझे नहीं है, क्योंकि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की 18 वर्षों से सरकार थी, और अगर मध्य प्रदेश में रामराज था तो इसी राम राज्य में महाकाल मंदिर के अंदर जो 300 करोड़ रुपए का घोटाला एक नकली मूर्ति लगाकर करा गया, जिसका स्वयं देश के प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन करा और मूर्तियां खंडित हुई, आस्था खंडित हुई, ये मुझे उस बात पर ऐतराज है। बाकी मुझे किसी बात पर ऐतराज नहीं है। मुझे ऐतराज है उस बेरोजगारी पर जो 1.5
लोग आज करोड़ों लोग मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं। मुझे इतराज है आदिवासियों पर सरेआम बाथरूम की जाती है और न्याय नहीं होता। मुझे इतराज है कि महिलाओं पर लगातार एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज वहां पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात पर इतराज है। आज व्यवसाय धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश कुपोषित राज्य की तरफ जा रहा है और हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। मुझे इस बात पर इतराज है। फोन कट गया मेरा। जी सत्यप्रकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ये किस तरह की राजनीति का परिचय हम दे रहे हैं यहाँ पर? देखिए, राम राज्य जिसका जिक्र रामचरितमानस से मिलता है, जिसका जिक्र कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक आशीष जी ने किया है। देखिए, जो राम राज्य की लाइन है वही गांधी आइडियोलॉजी है और कांग्रेस गांधी की आइडियोलॉजी पर चलती है। अगर वो राम राज्य से ऐतराज है, हालांकि कांग्रेस का आरोप केवल इतना है कि वो इतने सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो तब राम राज्य कहां था? शायद याद नहीं है आपको। याद हो पिछले वर्ष जब जगदीश देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत विधानसभा में किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि ये राम राज्य लाने वाला बजट है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस लाइन पर चलती है। देखिए, उसमें आपको देखो, रामचरितमानस सीधा बयरु ना कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी कहने का तात्पर्य ना तो दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक और कोई किसी प्रकार का संकट जिस राज्य में ना हो, यानी कि शिक्षा का समुचित व्यवस्था हो, सुरक्षा हो, महिलाओं की सुरक्षा हो, साथ ही विकास और व्यवसाय के। लेकिन सर, उसी आदर्श राम राज्य की ओर ही तो बढ़ना है ना। तो ये एक्चुअली कांग्रेस का जो बात तो यहीं पर आकर सिमट जाती है कि वही तो आदर्श स्थापित करने हैं। ठीक है सर। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मुझे टाइमिंग लगता है, क्योंकि टाइमिंग यह है कि राम जब मंदिर टाइमिंग, जी वही बात है। 2024 का चुनाव और सभी को टाइमिंग पर, लोकसभा चुनाव सभी की टाइमिंग बहुत मैटर करती है। राजेंद्र जी, क्या ये वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए सवाल है राम राज पर? पहले तो पैनल के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय जय सिया राम। वोट बैंक की चिंता करना ये राजनीतिकों का काम है, लेकिन देश भर के लोगों को चिंता इस बात की है कि सबसे पहले देश में राम मंदिर बने, भगवान राम का पुनर्स्थापना जिस मंदिर में हो रही है वो अच्छी तरह से हो जाए, भव्य मंदिर में भगवान श्री राम प्रभु विराजमान हो जाए। ये लोगों की कल्पना है, इच्छा है और उनकी धारणा है। जो बुंदेलखंड में चित्रकूट से लेके ओरछा तक ज्यादातर लोग जो है वो राम के प्रति समर्पित हैं और वो ये चाहते हैं। ओरछा में तो भगवान राम राजा सरकार साक्षात विराजमान है, उनकी असली प्रतिमाएं वहां पे है। चित्रकूट का सब लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम प्रभु वहां आए थे
और तो बुंदेलखंड का पूरा क्षेत्र जो है वो भगवान श्री राम के प्रति समर्पित है। मैं मोदी जी को और मोहन सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 1 महीने के भीतर ये सब कुछ काम को करने में अपना पूरा योगदान समर्पण के साथ दिया, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है नीतीश जी, क्या आपको लग रहा है कि एक तरफ तो जो कांग्रेस जिन राज्यों में थी, छत्तीसगढ़ का ही मैं एग्जांपल यहाँ पर दे देती हूँ, उस वक्त वहां पर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात को लेकर कहते थे कि ये ननिहाल है राम जी का, तो हम उसे उस तौर पर स्थापित करेंगे। और अब जब यहाँ पर अगर कहीं किसी और राज्य में जहाँ पर बीजेपी गवर्निंग स्टेट है वहां कुछ होता है तो वहां सवाल उठाए जाते हैं कांग्रेस की ओर से। यही तो बात है, कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है। आज राजनीति से राजनीति चल रही है और विपक्ष की प्रॉब्लम ये है, पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि इनकी परिवार की नीति नहीं चल रही है, इनकी भ्रष्टाचार की नीति नहीं चल रही है, इनकी तुष्टिकरण की नीति में ये विफल होती है। और आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है क्योंकि वो काम के आधार पर अपना मैंडेट ले रही है। और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में भी बहुत बुरी तरह से हारे जिन लोगों ने राम की आज बात करते हैं महादेव ऐप के माध्यम से, इस प्रकार से वहाँ के युवाओं को सट्टा बाजार में बोला, किस तरीके से शराब नीति में घोटाला किया छत्तीसगढ़ में। और एमपी में आप देखें शिवराज जी ने कितनी सेवाएं करी लाडली बहन के माध्यम से। मूल आधार पे जनता को जब उसकी सेवाएं मिली हैं तो जनता ने मैंडेट अपना दिया है। तीनों राज्यों में जहां कांग्रेस बोलती थी कि बीजेपी आ नहीं पाएगी, वहीं ऑन द मुंह गिरती हुई कांग्रेस को आज जनता ने आईना दिखाया है। लेकिन इनका अहंकार, इनको जो उन्होंने चश्मा पहन रखा है अपने अहंकार का, वो इनको अपनी असली सूरत देखने नहीं दे रहा। वो कहते हैं ना कि जिंदगी भर एक ही गुनाह करता रहा हूं मैं, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा हूं। तो कांग्रेस को अपने भ्रष्टाचारी, परिवारवादी और तुष्टिकरण की जो धूल है उसको साफ करके अगर वो चेहरा देखेंगे अपना, तो उनको पता चलेगा कि देश ने उनको नकार दिया है। और आज जब राम राज्य स्थापित होने वाला है तो ये वही आसुरी शक्तियां हैं जो इसके विपरीत खड़ी हो रही है, इसका खंडन कर रही है। निश्चित रूप से इनका जो पाप का घड़ा है वो भर चुका है और इस वजह से जनता कहीं ना कहीं राष्ट्रहित की बात कर रही है, राम नीति की बात कर रही है, राष्ट्रीय विकास की बात कर रही है। क्योंकि न केवल हमारी सांस्कृतिक चेतना जाग रही है, लेकिन आर्थिक रूप से देश इतना ज्यादा प्रबल हो गया है कि आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बनी हुई है, 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, 10वीं इकोनॉमी आपकी आगे बढ़ रही है। तो चारों ओर जो विकास हो रहा है, चाहे सड़कों का निर्माण, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण, मेडिकल कॉलेज, IIT कॉलेज और जो व्यवसाय की यहाँ की स्थिति बन रही है, उस रूप से आर्थिक रूप से भी देश प्रगति कर रहा है, आध्यात्मिक रूप से सांस्कृतिक चेतना को भी जगा रहा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जियो पॉलिटिक्स के लेवल में आज आप देखिए किस तरीके से G20 का भी तो ये विरोध कर रहे थे जी, इन्होंने प्रेसिडेंट का डिनर का भी विरोध किया। जब जब देश गौरवपुर पलों से गुजर रहा होता है, संसद बनी उसका विरोध किया। जब जब देश एक नया एक लैंडमार्क ऐतिहासिक पल जी रहा होता है तो विपक्ष केवल और केवल विरोध कर रहा है। अमित जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए अपर्णा, जो नीतीश शर्मा जी कह रही हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या ये शंकराचार्य जी को झूठा साबित करना चाह रही हैं? क्या ये कर्नाटक में जो जीत वहां की जनता ने कांग्रेस को जिता के करी थी, क्या ये वहां कर्नाटक के लोगों का अपमान करना चाह रही हैं? क्या ये हिमाचल के लोगों का अपमान करना चाह रही हैं? क्या मोदी को दिल्ली में नहीं स्वीकारा है, दिल्ली की जनता को अपमान करना चाह रही हैं? क्या ये पंजाब के लोगों का अपमान करना चाह रही हैं? जहां मोदी को नकारा है, मोदी की डबल इंजन की सरकार को नकारा है, क्या ये वहां के राज्यों की जनता को झूठा साबित करना चाह रही है? मैं कहना चाहता हूं कि अधूरे मंदिर का निर्माण अगर शंकराचार्य कह रहे हैं कि समय काल ठीक नहीं है, रामराज्य की स्थापना, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बेरोजगारी, कांग्रेस अपनी तरह कैसे इस्तेमाल कर लेती है? एक दूसरे से द्वेष भावना करना चाहते हैं। क्या अभी मुक्तेश्वर जी को छोड़कर बाकी किसी ने प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल नहीं खड़े किए हैं ना? अरे पूरी ना ही मंदिर निर्माण को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूरी महाराज जी ने कहा कि समय काल ठीक नहीं है, लेकिन मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने नाखुशी जाहिर नहीं की। मंदिर निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि मंदिर बन रहा है। अपर्णा, मंदिर के निर्माण की खुशी इस भारतवर्ष में नहीं, विश्व में एक एक व्यक्ति को है। लेकिन क्या जरूरत है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ और हम अधूरे रामराज्य की स्थापना करना चाहते हैं। भगवान रामलला को स्थापित करना चाह रहे। रामलला तो अवध से अयोध्या तक है,
मैं कहना चाहता हूं मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए। एक तरफ हम या तो शंकराचार्य जी को मानना स्वीकार कर ले, या उनकी नीतियों को मानना स्वीकार कर ले, या हम सनातन और हिंदू की बात करना स्वीकार कर ले, या एक तरफ हम उनका अपमान करना स्वीकार कर ले। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी कि मोदी जी पुरी वाले शंकराचार्य जी दोहरी राजनीति है बीजेपी की। अगर वह उद्घाटन करेंगे, मोदी जी उद्घाटन करेंगे और शंकराचार्य ताली बजाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति एक लाइन की राजनीति है। हमने राम के लिए अपनी सरकार का गिरना स्वीकार किया, और महात्मा गांधी शब्द थे हे राम, वो शायद उन्होंने इसीलिए कहे होंगे, मुझे आज लगता है कि उन्हें पता था आने वाले समय में जिस कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आजादी की लड़ाई में लगाया, उस कांग्रेस के नाम पर राजनीति करके लोग न सिर्फ राम के आदर्श को झूठा बताने का काम करेंगे, बल्कि राम के अस्तित्व से भी इनकार करेंगे। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोहरी नहीं है। हम राम के नाम पर आरोप लगाते हैं, राजनीति कर कौन रहा है? कहना चाहती हूँ कि आज देखिए कि शंकराचार्य जी के कंधे में बंदूक रखकर कैसे अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। आशीष जी, आप तब क्यों नहीं बोले जब मोदी जी की बात आप तब क्यों नहीं बोले जब खड़गे साहब के पुत्र सनातन की आंदोलन की बात करते हैं? आप तब क्यों नहीं बोले जब सनातन देश में बदलिए आप तब क्यों नहीं बोले? आपके नेता जब सनातन को बोला गया और जलाई गई, तब आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं। एक तरफ चंद हिंदू के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के नाम पर हम शंकराचार्य को झूठा करने पर तुले हुए, हम धर्म को अपमानित करने पर तुले हुए, और चंद कुछ लोग इस पर ये सीना चौड़ा कर रहे हैं कि ये 56 इंच का सीना चौड़ा है। हम इसको झूठ साबित करना चाहते हैं या पूरे मंदिर पर राम राज अमित जी ऐतराज किससे है? चले जाए। अमित जी ऐतराज किस बात से है आपको? अरे ऐतराज इस कांग्रेस बात पर है कि नरेंद्र मोदी किस बात से है? नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता नरेंद्र मोदी के नाम से ऐतराज है, राम राज्य से ऐतराज है, किस चीज बात पर हमें किसी बात पर ऐतराज नहीं, हमें ऐतराज इस बात पर है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर ठेकेदारी कर रही है, अंबानी और अडानी को जो जिस तरीके से आमंत्रण भेज रही है, आप कुछ भी आप आएंगे और कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं चलेगा ना। आप सीधे तर्क दीजिए कि ऐतराज किस बात से? कभी आप शंकराचार्य के बयानों का हवाला देते हैं, लेकिन शंकराचार्य ने कभी ये नहीं कहा कि हमें मंदिर निर्माण से कोई दुख है। कांग्रेस ने कब कहा कि मंदिर निर्माण से दुख है? अपर्णा, कांग्रेस ने कब कहा कि नहीं तो आप 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अगर आप चले जाते, अरे राजीव गांधी जी की बात का ही मान रख लेते ना। अगर ताले खुलवाए थे और आप अगर चले जाते प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में, तो क्या हो जाता? अरे हम जाएंगे अपर्णा, मंदिर पूरा होने के बाद जाएंगे, मंदिर निर्माण पूरा होगा उसके बाद जाएंगे। आपको परिवार, अरे वोट बैंक का डर नहीं है, कांग्रेस को वोट बैंक का डर होता तो 1986 में दरवाजे नहीं खुलवाते, और कांग्रेस को वोट बैंक का डर होता तो क्या आपको अलायंस को खुश रखना था, इसलिए फैसला लिया गया? नहीं, ये जो एक पूरा पैनल जो है, अगर मोदी जी को खुश रखेगा, मोदी को खुश रखने की बात हो रही है, राम राज्य की बात नहीं हो रही। अगर राम राज है तो करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, महिलाओं पर अत्याचार है, अगर यही राम राज है, भक्तों की निधि से वो मंदिर बन रहा है, ये सहयोग से ही मंदिर बन रहा है, ये बीजेपी के पैसे से मंदिर। आशीष जी, ठीक है, आशीष जी के पैसे से आशीष जी, अरे मंदिर तो बन रहा है राम भक्तों की श्रद्धा से, मंदिर बन रहा है करोड़ों राम भक्तों की आस्था से। अगर आपने ताला खुलवाया था तो आपने 65 साल मंदिर क्यों नहीं बनवाया? इस बात का जवाब दीजिए। अरे सुब्रमण्यम स्वामी का बयान उठा लीजिए अपर्णा जी, आप सुब्रमण्यम उठाया, आप तो ठीक है, अस्तित्व ही नहीं है। आशीष जी
ये बताइए कि जो ये आरोपों के बीच में ये जो आस्था का यहाँ पर इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, उसमें उसको लेकर राजनीति क्यों कर रही है बीजेपी? क्यों 1 महीने के रिपोर्ट कार्ड में ही नाम ले आया रामराज का? कांग्रेस का सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर आरोप लगा देते हैं, लेकिन सवाल सुनने का संयम भी नहीं रखते हैं। अब आशीष जवाब देना पड़ेगा आपको। है कि लोकतंत्र के माध्यम से जनता का यदि जनादेश मिले तो हर जगह राम राज्य की स्थापना हो। ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभाओं लोकसभाओं के माध्यम से राम राज्य एक विकास की संकल्पना बने, और इसलिए राम राज्य की आदर्श परिस्थितियों का निर्माण करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है। समाज अपराध मुक्त होगा, अपराधियों को दंड दिया जाएगा। परिस्थितियों का जो हिस्सेदार होगा वो तो हर कोई होगा, हर शख्स होगा। सत्य प्रकाश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। जी, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की स्थापना से ही उसके 3 एजेंडाज रहे हैं। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, सेकेंड कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। तो ऐसी स्थिति में अगर उसके पहला एजेंडा फुलफिल हो गया, दूसरा हो रहा उसकी सेंट्रल में सरकार है, स्टेट में सरकार है, तो उसका उसमें पार्टिसिपेट करना या उसको प्रमोट करना क्या गलत नहीं है? और ये कहीं ना कहीं ये 500 साल पुरानी लड़ाई है जो भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाई। वो तब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तब जनसंघ नहीं था। बिल्कुल 500 साल पुराना संघर्ष और ये सपना जो साकार हो रहा है, लेकिन उस सपने के साकार होने में जब हमें उत्सव में लीन होना चाहिए था, हर किसी को राम राज्य की स्थापना के लिए अपने अपने ओर पर प्रयास करने चाहिए थे। अफसोस ये है कि आज भी राम के नाम पर राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं, जुड़े रहिएगा। भोजपुर में वृद्धा को लोहे